आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में उपसर्ग का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, कैसे उपसर्ग की उत्पत्ति होती है, कैसे बनते हैं, उन सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली है। आज हम लोग उपसर्ग के उदाहरणों पे, कि उनके प्रकारों पे, कि संस्कृत के उपसर्ग कैसे होते हैं, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, कैसे उपयोग किए जाते हैं, तो उन सब पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। उनके बहुत सारे आज उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें ये पता है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और वे शब्दांश इनका ना तो इनका स्वतंत्र उपयोग हो सकता है, ना तो इनका स्वतंत्र अर्थ होता है। और दूसरा बात, हमने ये देखा था कि जो ये शब्द होते हैं, ये शब्द मुख्यतः विकारी होते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं उपसर्ग को। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व मिलाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हमने उपसर्ग कहा। देखिए, इनका स्वतंत्र रूप में कोई महत्व नहीं होता, इनका संश्लिष्ट अवस्था में लगकर किसी विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये हमने देखा है सबको, है ना। जैसे यहाँ आहार का भोजन में, फिर यहाँ पे देखिए आहार है, हार शब्द है। अगर आप हार शब्द का उपयोग करेंगे तो हार शब्द तो कुछ दूसरा होता है। हार हम लोग जैसे बोलते नहीं, हार, ये मतलब वो जो सजने वाली चीज़ें रहती हैं उसके लिए हम लोग हार का बात करते हैं, जो गले की चेन, हार, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें। वही का अगर हमने इसमें एक शब्दांश को जोड़ा, यहाँ पे आज शब्दांश को हमने जैसे जोड़ा तो वहाँ पे देखिए आहार हो गया। अब इसका नया अर्थ बन गया। तो हमने क्या देखा था कि शब्द संरचना की मुख्यतः अगर इकाई बोला जाए तो 4 इकाइयाँ होती हैं। उपसर्ग से शब्द बनते हैं, प्रत्यय से बनते हैं, संधि से बनते हैं और समास से बनते हैं। इनसे मुख्यतः शब्द का निर्माण होता है। तो हम अभी उपसर्ग देख रहे हैं। देखिए, नया शब्द बन गया, एक हार शब्द था, वहां से अगर आ जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया। वैसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। उपहार, प्रहार, देखिए आहार है, आहार में अगर हार ही है, हार, उसमें देखिए हमने क्या क्या जोड़ा, यहाँ पे आ जोड़ दिया, उप जोड़ दिया, प्र जोड़ दिया, वी जोड़ दिया, परि जोड़ दिया, प्रति जोड़ा, संग जोड़ा। देखिए सभी का अर्थ क्या होता है। आहार हो गया भोजन का, उप जोड़ दिया तो वहाँ पे भेंट हो गया, प्रहार जोड़ दिया, प्र जोड़ दिया, हार हो गया तो चोट हो गया, विहार जोड़ी तो भ्रमण करना हो गया, और परिहार जोड़ दिया तो उसका मतलब क्या हो जाता है, त्यागना। प्रतिहार का द्वारपाल के लिए उपयोग होता है। सम जोड़ दिया तो सम मारने के लिए हो गया। उद्धार मोक्ष के लिए। अतः हार शब्द के साथ में आ, उप, प्रा, वी, परि, ये सब ने हमने जोड़ा, ये शब्दांशों का उपयोग किया। देखिए, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ये आ का कुछ अर्थ है क्या, तो यहाँ पे आ का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इसने विकारी शब्दों के साथ में जुड़ के इसने विभिन्न प्रकार के नए नए शब्दों का निर्माण कर दिया। अब हमने क्या देखा कि उपसर्ग के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी में उर्दू आ जाता है, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी आदि प्रकार के। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। क्या ये जो उपसर्ग होते हैं वो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। ये मुख्यतः संस्कृत के हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा तेज से चलेंगे। तेज किस लिए चलेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को समझा है। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें बोर कर रही हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे आकर ये सब चीज़ें आप देखे रहेंगे तो वहाँ पे आप अगर जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें ऐसा लगेगा कि हाँ यार हमने पढ़ा है। तो कॉन्सेप्ट समझें, उसके साथ में हम थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ उपसर्ग तो मुझे आता है। तो जैसे अगर अति उपसर्ग है, तो अति का मतलब होता है अधिक या परे के संदर्भ में इसकी बात होती है। तो इसकी बात क्या अधिक या परे के संदर्भ में होती है। अब इसका शब्द क्या क्या बनता है, अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय। देखिए, अगर आप इसके टुकड़े करेंगे इस शब्द के, तो अति धन इंद्रिय हो जाएगा। इंद्रिय एक शब्द हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा, और जो अति की बात हो रही है यह हो जाएगा उपसर्ग।
वैसे ही अति धन उक्ति, हमने इसको किस में देखा है? संस्कृत में देखा है। अगर सॉरी संधि में देखा है इसको। अगर आपको संधि वाला रूल नहीं पता है तो आप इन शब्द को उपसर्ग और प्रत्यय छांटने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे अति धन उक्ति, क्या अति धन उक्ति हो जाएगा? देखिए, तो हमें यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और जो मूल शब्द है उनको छांटने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, हम उसे इजीली टैकल कर पा रहे हैं, है ना, कर पा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को समझा है। अगर नहीं समझे रहते तो हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी, हम अति करते रहते लेकिन हमें समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे चीज़ें वो समझ में आ रही हैं। अति उत्तम, यहाँ पे सभी में अति क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अति, यहाँ पे अधिकरण, अधिनियम और अधिनायक। तो ये वाले जो हैं, ये जो अधिकरण और अधिनियम अधिनायक हैं, ये यहाँ के कहाँ के हैं? ये यहाँ से अधि वाले के हैं, तो वो अति में लिख दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। अब है अधि। अधि का मतलब क्या होता है? प्रधान या श्रेष्ठ के संदर्भ में इसकी बात की जाती है। इसका अधि का मुख्यतः अगर अर्थ बोला जाए तो उसका किस संदर्भ में? प्रधान या श्रेष्ठ के संदर्भ में इसकी बात की जाती है। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है, हमने बात क्या की थी? इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता। आपको याद रखना है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, है ना। इसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, ना तो ये स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। इसका मुख्यतः बोला जाए तो प्रधान या श्रेष्ठ के संदर्भ में इसकी बात होती है, ये चीज़ अलग है। और आप इसका अर्थ अगर अधि का बोल देंगे कि हाँ अधि का प्रधान या श्रेष्ठ होता है, तो वो गलत है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका क्या? अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिकृत, अध्यक्ष। अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष का कैसे आप संदर्भ विच्छेद कर रहे थे? हमने क्या किया था? अधि धन अच्छा, यहाँ पे ई और यहाँ पे आ। देखिए ई और आ का जब संयोग हुआ तो यहाँ पे या बना, ठीक है। तो देखिए, और ये जो धा तो ऐसे हो जाएगा जब आप ई हटाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमने पहले बात कर ली हैं, है ना। हमने बात की है किसमें? संधि में और वर्ण विच्छेद में हमने इसको बहुत अच्छे से देखा है। वैसे ही अधीक्षण, अध्यादेश, अधीन, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यापक, अध्यात्म, अध्यापक, अनुकरण, यहाँ से इसका भी ऐसे। अब अनुकरण का अगर बात की, अनुकरण कहाँ का होगा? तो अनु मतलब क्या होगा? अनु का मतलब होता है पीछे या समान, पीछे या समान के संदर्भ में इसकी बात की जाएगी। तो इसका जैसे अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। अनुशासन, अनुरूप, अनुराग, अनुक्रम। तो देखिए, अगर अनु जुड़ा हुआ है तो आप इसको तो कर लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है? अन्वय। तो अनु धन अय होगा। देखिए, अगर इसको संधि के थ्रू भी उपसर्ग बनता है, आपको नहीं पता रहता तो आप इसको नहीं बना पाते। वैसे ही देखिए, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण है ना, तो इसमें भी अनु जुड़ेगा। अनुधन यहाँ पे वीक्षण है ना, तो फिर वीक्षण करेंगे, वीक्षण, अनुधन वीक्षण। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे अनुधन एषण, क्या? अनुधन एषण, अनुधन एषण, इसको आप संस्कृत जो संधि हमने पढ़ा था, संधि के नियमों के तहत ये बन रहा है, ये भी संधि के नियमों के तहत बन रहा है। अनुच्छेद, ये तो बन जाएगा। ये देखिए विसर्ग जैसे हमने पढ़ा था, तो ये जो चा है, यह अगर आप विसर्ग वाले में करेंगे तो फिर चा का लोप हो जाता है। लेकिन इसमें अगर बोला जाए कि क्या होगा उपसर्ग, तो अनु होगा। तो यहाँ पे देखिए संधि के नियमों के तहत कितने सारे बन रहे हैं, और वैसे ही बनते हैं। संयोग मात्र के अलावा मुख्यतः संधि नियमों के तहत ही बनते हैं, और वहाँ पे जो पूछा जाता है क्वेश्चन वह यहीं से पूछा जाता है। आपको लगेगा ये तो संधि का उदाहरण है, लेकिन रहेगा क्या? उपसर्ग। वैसे ही अनुदित, देखिए यहाँ पे एक जो उदाहरण आया है, क्या? अनुदित, तो अनुधन उदित, अनुधन उदित, यहाँ पे ये उपसर्ग होगा अनु। अगर आपके ऑप्शन में क्या रहेगा? अनु भी रहेगा, अनुधन दित रहेगा, तो आपको अनु नहीं करना है, अनुधन उदित। वैसे ही तो जो संयोग से बनते हैं वह तो वैसे सबसे बन जाएगा। जैसे कि संयोग वाले तो आपको पता है जाता है कि अगर अप है और आपने यहाँ भी अप देख लिया तो आपको पता है कि अपदन का यहाँ पे बन जाएगा।
अपकार, जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि अपमान होगा, अपयश होगा, अपशब्द होगा, ये संयोग मात्र से बनते हैं। इनके बारे में आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बन जाएंगे। अप का मतलब क्या होता है? बुरा या विपरीत। इसका मतलब होता है इसके संदर्भ में आपका उपयोग किया जाता है। अगर उपसर्ग के रूप में अगर आपका प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब होगा बुरा या विपरीत। इसके संदर्भ में मुख्यतः बात होती है। अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय, अपहरण, अपकर्ष, अपशगुन, अपेक्षा। यहाँ पे देखिए ये अपेक्षा वाला जो शब्द है ये हमें इसे ध्यान रखना चाहिए। अपधन इच्छा, अपधन इच्छा, ये होगा इसका संधि विच्छेद। फिर देखिए अभिनव, जो अभी शब्द है, अभी जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है क्या? इसका किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है? तो पास या सामने की चीज़ों के लिए। जैसे अभिभाषण, अगर इसको स्वतंत्र उपयोग, देखिए यहाँ पे एकदम सरल से बना लेंगे आप। अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभियुदय। देखिए अभ्युदय, अभिधन उदय होगा, अभिधन उदय, अभिधन उदय, ये संधि के नियमों के तहत बन रहा है। अभिषेक, ये बन जाएगा अभिधन अर्थी, अभिधन अर्थी, अभिधन अर्थी, ये मूल शब्द हो जाएगा और ये हो जाएगा उपसर्ग। वैसे अभिधन, अभिइष्ट, अभियंतर, अभिइप्सा, अभियास, अभिधन आस, आस है ना। तो अभिधन आस, तो आपको ध्यान इन शब्दों पे लगाना है। किन शब्दों पे? जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है आपको बनाने में, ठीक है। जैसे ये शब्द हो गए, ये शब्दों में आपको दिक्कत हो रही है, बाकी शब्द तो सबसे बन जाएंगे, ये सबको पता है उपसर्ग। अब देखते हैं अव का अर्थ किस संदर्भ में होता है? तो बुरा या हीन किस अर्थ में? तो इसे अवगुण, अवनति, अवधारण, अवज्ञा, अवगति, अवतार, अवसर, अवकाश, अवलोकन, अवशेष, अवतरण। तो अब स्वतंत्र, देखिए यहाँ पे स्वतंत्र प्रयोग तो नहीं हो रहा है, लेकिन संयोग के रूप में इसका प्रयोग मुख्यतः हो रहा है, संयोग के रूप में। तो संयोग के रूप में हो रहा है तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, अब आसानी से इसे अलग कर पा रहे हैं। फिर अगला है आ मतलब आ का अगर अर्थ बोला जाए, अगर आ उपयोग हो रहा है तो उसका तक या से मुख्यतः जो उसका अर्थ होता है तक या से के संदर्भ में किया जाता है। आजन्म, आहार, आयात, आतप, आजीवन, आगार, आगम, आमोद, है ना। तो आ जो ये उपसर्ग है आपको इसको ध्यान देना है कि आ किसी सामने लग सकता है। और मूल शब्द देखिए, आपको जब हमने बताया था क्या कि जब हम उपसर्ग को छांटेंगे तो हमें मूल शब्द को ध्यान देना पड़ेगा। मूल शब्द क्या है, मूल शब्द को अलग करना पड़ेगा बोल के। दूसरा आपको उपसर्ग और मूल शब्द को दोनों को बोलना पड़ेगा और आपको वहाँ पे अलग करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मूल शब्द क्या होगा और उपसर्ग क्या होगा। तो यहाँ पे आजन्म, देखिए ये जो जन्म वाला है ये आपको पता चल रहा है कि ये मूल शब्द होगा, ये मूल शब्द या शब्द होगा जिसके सामने हमने आ जोड़ा और जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, स्वतंत्र उपयोग कर नहीं सकते आ का, इसलिए हमने जोड़ दिया आ को। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, मोद, गम, गार, जीवन, इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, याद का, हार का, तो इन सब का अर्थ होते हैं और जिसका अर्थ नहीं होता जिसे हमने जोड़ दिया वो हो गया उपसर्ग। अब न्यू स्लाइड में जैसे चले, यहाँ पे देखिए आशंका, आरक्षण, आमरण, आगमन, आकर्षण, आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध। यहाँ पे आबाल ऐसा आपको लग रहा हो कि आबाल भी हो सकता है, लेकिन आबाल करेंगे तो आबाल का तो अर्थ निकल जाता है। आबाल का जब अर्थ निकल जाएगा तो उपसर्ग क्यों करेंगे, उसे कर ही नहीं सकते। तो आ बस रहेगा जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। आघात, घात का तो अर्थ होता है लेकिन आ का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, आ करेंगे। अब जैसे उत, उत है उपसर्ग, उत का किस संदर्भ में उपयोग किया जाएगा? तो उत का ऊपर या श्रेष्ठ के संदर्भ में इसकी बात होगी, ऊपर या श्रेष्ठ के संदर्भ में। तो उत्पन्न, उत्पत्ति, हमने क्या देखा था जब वर्ण को हम लोग विच्छेद कर रहे थे तो ये अगर इस रूप में लिखा हुआ है मतलब यह अभी अपूर्ण है, आधा तक की बात हो रही है, आधा तक की, ठीक है। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ मतलब आप आ को छुपा रहे हैं, यहाँ पे आ छुपा हुआ है। अगर आपने हलंत लगा दिया मतलब आ गायब हो गया, उसका जो स्वर था उसको हटा दिए। देखिए यहाँ पे त है उत मतलब आधा त है यहाँ पे, तो देखिए आधा त है तो आपको पता है कि आधा त रहेगा तो क्या, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्तम, सभी में आधा त है ना। उत्कृष्ट,
उदय, क्या उदय, उदय उदय है, देखिए कितना अच्छा शब्द आया है यहाँ पे। उदय, उन्नत, उल्लेख, उद्धार, उच्छ्वास, ये क्या शब्द है यहाँ पे, गलती से कुछ टाइप हो गया है, उच्चारण, उच्छृंखल, उद्यम। तो यहाँ पे जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं, कहाँ से, उदय से, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, श्योर है डालेंगे। अगर आपको उदय का मतलब नहीं पता है, उदय अगर आप इसका संधि विच्छेद नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, उद धन ए कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उत होगा, उत। हमने देखिए संधि विच्छेद में सारी चीजें देखी है। ता का क्या होता है, जो पहला वर्ण रहेगा वह तीसरे में बदल जाता है, तो उत धन अय होगा, उत धन अय। यह किसकी बात हो रही है, यह बात हो रही है व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि की। हमने इस सब के बारे में बात किया था। वैसे उच्छ्वास, उद्धार, उतहार, यहाँ पे उत होगा फिर हार होगा, उतहार, फिर ये जो दा रहेगा वो दा में बदलेगा, है ना। तो देखिए संधि के नियमों के तहत उपसर्ग जो बनते हैं वो सारे हमें प्रॉब्लम में डालते हैं, हमें दिक्कत वहीं पे हो रही है। अब बाकी जो कॉमन वाले हैं उनसे दिक्कत हो नहीं रही हमारी, जो कि संयोग रूप से जुड़ते हैं। तो हम जो यहाँ पे चीज़ें पढ़े हैं उसी चीज़ को रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से। अब हम उपकार देखते हैं, उप का। तो उप का, उप मतलब होता है पास या सहायक के संदर्भ में इसकी बात होती है। उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपभेद, उपयुक्त, उपभोग, उपेक्षा, उपाधि, उपाध्यक्ष। तो लगभग सारे शब्द ऐसे संयोग रूप से जुड़ रहे हैं। लेकिन आप अगर उपेक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो उपधन, उपधन इच्छा, उपधन इच्छा, यहाँ का आ, आपने अगर संधि विच्छेद पढ़ा है, वर्ण विच्छेद पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, आपके जो डाउट होंगे वहाँ पे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो उप के बाद देखिए ये यहाँ पे पा है, अगर हमने पा को पा से आ अलग कर दिया अब इसका, तो पा हो गया, फिर ई हो गया। पा और आ और ई मिलके क्या बनाते हैं आपको पता है, आ और ई मिलके बनाते हैं ए। तो यहाँ पे देखिए उपेक्षा हो गया, उप हमारा उपसर्ग हो गया। तो वैसे ही बाकी तो सब हमें पता है कि जुड़ रहे हैं संयोगी रूप से। वैसे दूर किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, कठिन या बुरा के संदर्भ में, या इसका अर्थ होता है विपरीत, है ना, कठिन, बुरा या विपरीत। जैसे दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुर्वस्था, दुरुपयोग, दुर्भिसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना, दुर्ऊह। कितना अच्छा शब्द है। आप क्या करेंगे, दुर धन ऊह, है ना, ऊह। और कौन सा ऊ रहेगा, ये वाला ऊ रहेगा, ऊ, व्यू, द्रुव। तो देखिए यहाँ पे हमने आ का ऊ से मिलन कराया, आ का ऊ से हमने ये सारी चीज़ों को देखा है संधि में। अब देखिए इसके बाद क्या, दुस की बात हो रही है। दुस का किस संदर्भ में उपयोग किया जाएगा, बुरा, विपरीत या कठिन के संदर्भ में। दुष्ट बोलते हैं, दुष्ट, तुम बुरे हो, है ना। तो मान लीजिए दुस है, दुस शब्द का, तो उसका उपयोग मुख्यतः बुरा, विपरीत या कठिन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। दुश्चिंत, दुस्शासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्शासन, दुस्साहस, दुस्साध्य। देखिए हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे अगर सा है तो आप अगर नहीं पढ़े रहते तो आप पे वहाँ पे ऐसे ही करके आते, ठीक, और आपका आंसर गलत हो जाता। ऐसे सा है तो आप ऐसे करके आते, वहाँ पे गलत हो जाता। तो हमने चीज़ों को पढ़ा तो सीखा, यही छोटी छोटी चीज़ें तो आती हैं पेपर में, और यहीं पे हम लोग वहीं पे गलती करके आ जाते हैं। और ये चीज़ें कहीं पे अच्छे से सिखाई नहीं जाती, क्योंकि उनको तो बस संयोग वाले से पता है, संयोग से बना देंगे और बता देंगे कि हाँ ये हो गया उपसर्ग आपका कंप्लीट। लेकिन हम सारे पहलुओं पे डीपली सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। दुस्साहस ये हो गया, दुस्साध्य। अब हमने क्या देखा था, अव्ययीभाव समास में। तो समास से भी संधि, समास से भी उपसर्ग बनते हैं। अव्ययीभाव समास देखा था, उससे बहुत सारे उपसर्ग बन रहे थे। देखिए जैसे कि नी है, निर है, हम उपसर्ग में उसमें देखे हैं समास में कि नी से भी बहुत सारे अव्ययीभाव के समास के उदाहरण बन रहे थे, और ये खुद अव्यय जैसे होते हैं, उपसर्ग तो बनने ही है।
तो नी का अर्थ जो होता है बिना या विशेष के संदर्भ में, जैसे कि निडर, निगम, निवास, निदान, नीत, निबंध, निदेशक, निकर, निवारण, नीद। देखिए न्यून है, न्यून, तो नी क्यों होगा? देखिए अगर आपको संधि भी नहीं पता, संधि में देखा था नी, ई, नी का ई और ऊन, नी का ई और ऊन जब जुड़े, ई और ऊ जुड़ा तो फिर क्या हुआ था? बड़ा ऊ बना था। ई और ऊ जुड़े तो बड़े बने क्या? ऊ। और यहाँ पे जो या था वह या बन गया, मतलब यू बन गया था। क्या? यू बन गया था। ई और ऊ बना था ऊ, यू। तो हमने ये संधि में देखा है, नी धन आय, नी धन आस, नी धन सेध, नी धन सिद्ध। तो ये देखिए ये वाला इम्पॉर्टेंट है, आपको नी वाले का याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे न्यून हो गया, न्यास हो गया। न्यास में आपका भी आपको पता रहेगा कि आप अगर ना कर देंगे तो भी आपका दिक्कत हो सकता है। तो नी हमें याद रखना है, नी। फिर आप इसकी संधि में, अगर आपको संधि के रूल पता है तो संधि के अनुसार बनाइए। नी धन आस, नियास, नी धन आस आराम से बन जाएगा। निषेध, निषिद्ध बन जाएगा आराम से। अब हम लोग आते हैं निरव। किसमें? निर का अर्थ होगा बिना या बाहर के संदर्भ में। किसके? बिना या बाहर के संदर्भ में। निरादर, निरहंकार, निरामिष, निर्जर, निर्बंध, निर्यात, निर्दोष, निरवलंब, निरोग। ये होगा, देखिए छोटा नहीं होगा ना, क्या ये छोटा नहीं होगा? छोटा नहीं कैसे? नी धन रोग, नी धन रोग, नी धन रोग। हमने इसी विसर्ग संधि में बात की थी, नी होगा, छोटा नहीं होगा। यहाँ पे ना आपको बड़ा नहीं कर देना है कि हाँ ये नी और रोग आप संयोग रस बना दी, संयोग से बना दी। इसे संयोग से नहीं बनेगा, ये बनेगा संधि के नियम के तहत। और संधि का नियम कैसा था? नी धन रोग, ऐसा था, ये विसर्ग संधि में था। तो आप नी करेंगे, क्या? नी र, क्या? नीर, निर्धन योग हो जाएगा। क्या? निर्धन रोग हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा और यह हो जाएगा विसर्ग की जगह पर रा का उपयोग हो गया। तो जहाँ भी विसर्ग है यहाँ पे रा होगा, निर, फिर यहाँ पे रा होगा, निर। तो निर कब होगा? जैसे आपको विसर्ग वाली चीजें दिख रही हैं, जैसे निरोग हो गया। तो संधि में हमने क्या देखा था? निधन रोग देखा था, निधन रोग संधि में देखा था ना हमने। तो संधि के नियमों के तहत बन रहा है, लेकिन वहाँ पे उपसर्ग क्या रहेगा? निर रहेगा, निर। आ को हमने हटाया तो वहाँ पे क्या कर दिया? रा कर दिया, निर। निरी, निरीक्षण। तो निर वाले भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि किस किस शब्दों में कहाँ जुड़ते हैं ये। फिर निरा, तो निरा यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली में नीरा नहीं है, यहाँ पे निस है ना। तो आपको क्या दिख रहा है? नीरा, लेकिन है क्या? निस। निस बाहर की बात हो रही है। निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्म, निष्पाप, निष्फल, निस्तेज और निस्संदेह। तो हमने क्या देखा? अगर सलजा वाला सा है या षटकोण वाला सा है तो हमें इसको नहीं रखना है, हमें ये वाले सा को रखना है। तो और नी तो है, ये तो नींद रहेगा और नी के साथ में सा, यह उपसर्ग हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा जल्दी करें क्योंकि ना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हमें हिंदी के भी उपसर्ग देखने हैं। तो अगर प्रा दिख रहा है हमें सबसे पहले, तो प्रा का मतलब होता है आगे। तो प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रभंजन, प्रयोग, प्रौत, प्रारंभ, प्राधन, आरंभ, प्रारंभ, प्रज्वल, उज्ज्वल हो जाएगा, प्रीत, ईत हो जाएगा, प्राचार्य, आचार्य, है ना, प्राधन, आचार्य, प्रार्थी। फिर ऐसे ही अब परा की बात हो रही है, परा। तो परा का मतलब होगा विपरीत या पीछे या अधिक के संदर्भ में इसकी बात होगी। पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या, पराकाष्ठा। फिर परि की बात होगी, जब परि मतलब चारों ओर। तो परिक्रमा, परिवार, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, परिवहन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर देखिए यहाँ पे देखने वाली चीज़ें ये हैं, कौन सी? ये देखिए जब आप पर्यावरण का विच्छेद करते हैं, कभी हम लोग बोलते हैं पर्यावरण मतलब था परिधन, आवरण। तो परि मतलब चारों चीज़ का चारों ओर का आवरण। तो हम लोग पर्यावरण का जब विच्छेद करते हैं क्या बोलते हैं?
धन आवरण, परिधन आवरण, इस संधि के नियमों के तहत बनता है। परिधन आवरण, परिधन छेद, परि ये विसर्ग के नियमों के तहत बनता है, विसर्ग संधि, लेकिन संधि के नियम में। परिधन अंत, वैसे ही प्रति है, प्रतिधन एक प्रत्यय हो गया, फिर प्रति प्रति आप जोड़ते जाइए, यहाँ पे प्रत्याशा प्रति, सभी में प्रति जोड़ने वाला है। तो प्रति से कौन कौन से शब्द बनते हैं ये आप देख लीजिए। यहाँ पे हमें ध्यान किसमें देना है, प्रत्युत्तर में, प्रत्याशा पे, प्रतीति में। तो प्रति धन उत्तर होगा, क्या, प्रतिधन उत्तर। ई और ऊ का जब संधि विच्छेदों के तहत, संधि विच्छेद जब हम पढ़े थे तो वहाँ पे देखे थे, फिर इनका जब जुड़ा होगा तो वहाँ पे यू हो जाएगा, प्रति यू। तो ई और ऊ बन के यू बना देंगे, ई और ऊ बन के यू बना देंगे। फिर अब वी है, वि विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विक्षय, विपक्ष, विलय, विलय, विहार, विख्यात, व्यवहार। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। कौन सी ये वाली चीज़, व्यवहार, विधन अर्थ, विधन आयाम, विधन अंजन, विधन आदि, विधन असन, विधन ऊह, विधन ऊह, विधन ऊह। आपको याद आया क्या, हमने बात की थी किसमें, संधि में बात की थी इसकी। संधि में हमने उदाहरण देखा था ना, विधन ऊ, ई और ऊ, ई और ऊ बने, ई और ऊ, तो फिर यू बनाए, क्या, यू बनाए, ई और ऊ बने तो इन्होंने क्या बनाया, यू। आप खुद ही बोलिए, इन दोनों को साथ में बोलिए, यू 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 यू। तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तभी आपको समझ में आया कि उपसर्ग की भांति कैसे काम कर रहा है। वैसे आप सु की बात करेंगे, सु मतलब अच्छा है, सरल की बात होती है हमेशा। सुगन, सुगत, सुगति, सुबोध, सुयस, सुमन, सुलभ, सुशील, सुवर्सर, सुधन आगत, सुधन आगत, इसे भी हमने संधि में पढ़ा था। सुधन आगत, सुधन अल्प, सुधन अल्प, स्वल्प, फिर सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। तो ये 2-3 जो हैं इन्हें आपको ध्यान दे रहे हैं, ये संधि नियमों के तहत बन रहे हैं। वैसे ही और सम हो गया, सम का मतलब अच्छी तरह या पूर्ण से होगा। समधनकल्प, समधनचय, समतोष। देखिए माँ है लेकिन यहाँ पे सब किसी मिलना जुट रहे हैं। संगठन, संगठन, संचार, आप क्या बोलेंगे वहाँ पे ऑप्शन में क्या रहेगा, संधनचार रहेगा। आप इसको संचार बोल भी तो रहे ना, संचार बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, समधनचार, समधनचार। ये देखिए ये संधि नियमों के तहत जुड़ रहा है। ये संधि में आप देखेंगे पहला जो भाग था वो समधन, अगर माँ है और यहाँ पे आ है, माँ के बाद आ फिर आ है, तो देखिए क्या हो जाता है, संचार। ये चीज़ें हमने संधि में देखी हैं। संलग्न, संयोग, संहार, संशय, संरक्षा, सभी में भले न दिख रहा है लेकिन सम हो रहता है, क्या, उपसर्ग क्या रहता है, सम रहता है। अब हम आते हैं अन। अन मतलब का नहीं या बुरा के अर्थ में इसका उपयोग होता है। अन अंत, अनंत, अन धन अंत, अन धन अंत, अन धन आदि, अन धन एक, अन धन आहूत, अन धन उपयोगी, अन धन आगत, अन धन इष्ट, अन धन इह। तो हमारे संस्कृत के जो उपसर्ग थे वो सारे हो चुके हैं। अब हिंदी के उपसर्ग देखते हैं हम लोग। संस्कृत के निम्नलिखित उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि अंतर, अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्धान, अंतर्दशा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर। देखिए सभी में अंतर उपसर्ग है। फिर पुनर की बात है, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्जागरण। फिर प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। वैसे पूर्व, पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वार्ध, पूर्वान, पूर्वानुमान। तो यहाँ पे हमें क्या थोड़े थोड़े से बड़े बड़े शब्द मिल रहे हैं, बड़े बड़े, ऐसे लग रहा है कि अंतर, लेकिन यह भी उपसर्ग ही है। ये क्या, संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत के उपसर्ग जो ये हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। वैसे ही प्राक है, तो प्राक, ये देखिए प्राक, आपको हो सकता है कि वहाँ पे प्रा बस दिया रहे, प्राधन कथन दिया रहे, तो आपको क्या लगेगा ये तो सही होगा, लेकिन प्राक उपसर्ग होता है, प्राक धन कथन। प्राक धन ऐतिहासिक, क्या, प्राक धन ऐतिहासिक, फिर ये प्रागैतिहासिक होगा, प्राक जुड़ेगा यहाँ पे उपसर्ग।
तो यहाँ भी प्राक देवता, प्रामुख, यहाँ पे ये जो उदाहरण है ये थोड़ा सा गलत, प्रामुख लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। प्राक धन कर्म, फिर है पुरस, पुरस पुरस्कार, पुरस्चरण, पुरस्कृत। पुरस शब्द भी होता है उपसर्ग। फिर देखिए यहाँ पे बड़े बड़े शब्द लग रहे हैं और ये आपको शब्द लग रहे हैं, ना कि उपसर्ग के रूप में, लेकिन इनका कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का अर्थ नहीं होता। संदर्भ हो सकता है लेकिन इनका अर्थ नहीं होता। किसी संदर्भ में जैसे हमने देखा था किसी का अर्थ कोई दूसरा हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें किस पे, इस पे, तो प्रत्येक या विपरीत के संदर्भ में इसकी बात हो सकती थी, लेकिन इसका एग्जैक्ट वही अर्थ होगा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो वह खुद ही शब्द बन जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा तो वो शब्द बन जाएगा। तो ऐसी बात ही नहीं है कि वो आप उसको क्या बोलें, इसको बोलें कि ये शब्द है। बहिर, बहिरागत, बहिर्जात, बहिर्भाव, बहिरंग और बहिर्गमन। फिर बहिष की बात होगी तो बहिष, देखिए अगर ये षटकोण वाला सा आया, षटकोण वाला सा आया तो आपको पहले से ही यहाँ पे कौन सा सरौता वाला सा कर देना है ना। वहाँ पे आपको जब नियम बताया गया था तो वहाँ बताया गया था कि अगर आपको सलजम वाला सा या फिर षटकोण वाला सा देखिए तो आप तुरंत वहाँ पे ये वाला सरौता वाला सा करेंगे। आत्म, आत्म का था, आत्म का ये सारी चीज़ें तो आपको बन जाएंगी। सह है, सहपाठी, ये भी सारी चीज़ें सामान्य सी हैं। स्व, स्वतंत्र, ये भी सारी चीज़ें। स्वधन अर्थ, स्वधन अर्थ, अर्थ अगर आपको स्वार्थ का लग रहा है तो स्वाधन अर्थ हो जाएगा। बाकी अगर और बात करें पुरा का तो पुरातन, पुरातत्व, पुरापत, पुरावशेष, पूरा, तो देखिए यहाँ पे सभी में पूरा जुड़ा हुआ है तो यह भी एक क्या होता है, उपसर्ग होता है। वैसे स्वयं, स्वयं देखिए एक स्वयं की हम लोग किसी किसी के संदर्भ में बात करते हैं लेकिन इसका भी कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। स्वयंभू, स्वयं, स्वयंभू, स्वयंचर, स्वयं सेवक, स्वयं पाणी, स्वयं सिद्धि, तो यह भी उपसर्ग की भांति प्रयोग किया जाता है। देखिए ये वाला अच्छा चीज़ है ना, यहाँ पे आपको ये शब्द लग सकता है लेकिन ये है उपसर्ग जिसका कोई अर्थ नहीं होता। आविष, आविष का देखिए यहाँ पे आपको जहाँ षटकोण वाला सा दिखा तो आपने क्या कर दिया सलजम वाला सा, ये आविष्कृत, आविष। फिर उसके बाद आविर, आविर, आविर का आविर्भाव, आविर्भूत दिखा। फिर प्रातः, प्रातः जहाँ आपको आह दिखेगा तो वहाँ पे क्या करना है, प्रा, आपको रा, रा जो विसर्ग संधि की, ये सारे विसर्ग संधि के उदाहरण है। और आपको अगर विसर्ग दिखता है तो आप क्या करेंगे, वो शब्द को तो लिखेंगे लेकिन विसर्ग के जगह पर रा लिखेंगे, ठीक है। अगर विसर्ग दिखता है तो आप उसकी जगह पर रा लिखेंगे। बाकी सामान्य सा है। इति, इति श्री, इतिहास, इति आदि, इति वृत्ति, इति आदि, इत्यादि, याद आया संधि, संधि का रूल। ई धन आ, ई धन आ, या बन गया था इया, इया हमने बोला था ना, ई, इया, इया, ई धन आ, इया। हम लोग अगर इसको साथ में बोल रहे हैं तो या सुनाई दे रहा है हमें। अलम, अलंकरण, अलंकरण, अलंकृत, अलंकार। अगर आपको गा, ये यहाँ पे अगर आपको लगे कि यहाँ पे ना की मात्रा आ रही है तो भी जैसे कि हमने देखा समधलकल्प, संकल्प, क्या आ रहा है, न की मात्रा, उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो उसमें न आ रहा है लेकिन न आता नहीं है। सन, सन धनकल्प करेंगे क्या, तो वैसे ही अलन, अलन करेंगे क्या, अलन, अलन धनकार, वो गलत हो जाएगा। अगर ऊपर में ना की मात्रा आ रही है तो क्या करेंगे, अलम, वहाँ पे माँ, माँ करेंगे। जब हम उपसर्ग उसको छाटेंगे तो वहाँ पे माँ करना है, अलम, अलम, यहाँ भी अलमकृत, अलमकार, तो अलम उपसर्ग हो जाएगा। तिरस, तिरस्कार, तिरस्कृत, ये देखिए ये तो सही है, ये तो इजी है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है, एकदम कॉमन है। तत्, ये देखिए तत् धन लीन, ये पूरा पूरा का पूरा किसका उदाहरण है, आप बताइए किसका उदाहरण है। अगर आपने व्यंजन संधि पढ़ा है, व्यंजन संधि, तो आपको पता चला कि हाँ यार व्यंजन संधि की बात हो रही है। तत् धन लीन, तत् धन मैं, तत् धन हित, सारे व्यंजन संधि के उदाहरण है। तत् धन काल, क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं, व्यंजन संधि के सारे उदाहरण हैं। क्योंकि अगर ता है तो कभी वह द में बदल रहा था, कभी वह ला में बदल रहा था, तो कभी वह चा में बदल रहा था, किसी किसी में वो बदल रहा था। हमने सारे नियम देखे हैं इसकी, है ना, हमने नियम देखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे डाउट होगा। फिर ऐसे ही अमा, अमावस्या, अमात्य, फिर
फिर सत, सतकर्म, सत्कार हुआ यहाँ पे, सतधृति, सतधति, सतजन, सतजन, सज्जन। हमने इसे इसे किसे पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था इसे हमने, व्यंजन संधि में। सत, सतधन जन, सज्जन, सज्जन क्या था, अगर ता था, दा था, ता था, दा धा ना, तो हमने क्या देखा था, अगर ता है उसके बाद में अगर जा आ रहा है, अगर ता के बाद में, तो हाँ वो कभी कभी क्या होता है, जो ये ता है वह किस में बदल जाता है, जा में बदल जाता है, कभी छा में बदल जा रहा था। वो सारी चीज़ें हमने देखा था किसमें, व्यंजन संधि में देखे हैं। तो सत धन चरित, सत धन धर्म, सत धन आधार, आचार। फिर अब हिंदी के उपसर्ग, अब हिंदी के उपसर्ग देखने वाले हैं हम लोग। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग में अन, अनपढ़, अनजान, अनमोल, ये सारी चीज़ें आप एक ही बार में आप समझ जाएंगे कि हाँ ये सारे संयोगी रूप से जुड़ रहे हैं। अध, अधमरा, अधपका, ये सारी देखिए, अधगला, सारी चीज़ें एकदम एक ही बार में समझ में आ रही हैं आपको। ऊ चक्का, ऊ चढ़ना, ऊ छलना, ऊ खाड़ना, ऊ तावला। क्या करना है आपको, जो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें ऐसा कुछ लग रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले उस उपसर्ग को और मुख्य शब्द को, जो मुख्य शब्द रहेगा उसे थोड़ा देर तक उच्चारित करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ऊ चक्का, ऊ चक्का, ऊ जड़ना, आपने ऊ बोला फिर बोला जड़ना, और जड़ना का तो अर्थ होता है, जड़ना अर्थ होता है, और यह क्या विकारी शब्द है, विकारी शब्दों का तो अर्थ होता है, और विकारी शब्द काल लिंग वचन के आधार पर बदलते हैं, और जो शब्द है ये, इसलिए उपसर्ग क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ऊ खाड़ना, ऊ ता, ऊ है ना। फिर ऐसे ऊन, ऊन, 29, 29, एक कम, 29, 29 सॉरी 19, 29, 39, 49, 59, 79, एक कम के अर्थ में इसका उपयोग रहा है, ऊन है ना। अवगुण, वहाँ पे अव के रूप में अब ऐसा भी दिया रहेगा, जब आपको अवगुण दिया रहेगा, अवगुण, तो आपको इस रूप में भी दिया रहेगा, ये होगा अवधन गुण, इस रूप में दिया रहेगा। तो आपको क्या याद रखना है, अव उपसर्ग इसकी बात हो रही है। अवसर, अवघाट, अवतार, वैसे ही कुरूप, कुपुत्र, ये सारी चीज़ें तो एकदम सरल सी हैं। आप इसके शब्द को अलग करिए और इसकी उपसर्ग को अलग करिए। वैसे ही चौ है, देखिए चौ में भी चार के अर्थ में इसका उपयोग हो रहा है, और चौ को अलग कर दीजिए। चौ मास का अर्थ होता है और इसका अर्थ नहीं होता, पाया का अर्थ होता है, इसका अर्थ नहीं होता। देखिए पाया का क्यों होगा, अब आप इसको क्या करेंगे, हम अपने इसको कैसे जोड़ते हैं, विकारी शब्द में जोड़ते हैं। विकारी शब्द क्या बोलता है कि लिंग, काल, वचन और क्रिया के आधार पर ही बदलते हैं। अब देखिए मान लीजिए पाया शब्द है, हमने बोला ये पाया एक शब्द है। अब आपने बोला पाया कैसे मैं मान लूँ कि शब्द है, तो आप क्या करेंगे, पाई, क्या, राम ने आम पाया, राम ने मोबाइल पाया, राम ने पैसा पाया, और रानी ने पैसा पाई, रानी पैसा पाई। हमने क्या किया, राम ने पैसा पाया, पहले पुल्लिंग किया तो पाया था, अब वह अगर हमने स्त्रीलिंग कर दिया उसका, रानी कर दिया तो पाई हो गया, पाया से पाई हो गया, तो यहाँ पे शब्द बन गया। ये तो हमें पता है कि अगर विकारी शब्द रहेगा तो वह काल, लिंग, वचन इन सब आधारों पर परिवर्तित होता है। तो हमें पता चला कि हाँ ये पाया एक शब्द है। रंगा एक शब्द है। फिर कन्ना, मुखा, चौपाल, ये सारा आसान है, आप कर लेंगे इसे, है ना। बाकी आपको याद है जो हमने नियम पढ़े, देखिए सारा नियम। आप अगर उदाहरण को, ऐसे उदाहरण अगर पढ़ते तो आप पागल हो जाते, आपको लगता है कि क्या चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप अगर संधि वाले पढ़े हैं और आप समास पढ़े हैं, संधि समास की चीज़ें पढ़े हैं, तो देखिए अब आपको कितनी आसान लग रही चीज़ें। वैसे ही पच है, पच का पचरंगा, पचमेल, पचफुटा, पचमढ़ी। फिर पर है, पर ही, तो ये देखिए ये सारे जो उदाहरण है, इसके सारे उदाहरण संयोग रूप से जुड़े हैं, संयोगी रूप से जुड़ रहे हैं, तो आपको आसानी होगी बनाने में। भर है, यहाँ भी सारे उदाहरण संयोगी रूप से जुड़े हैं। भर पेट, भर सभी में है, तो आप इसे बना लेंगे। फिर बिन है, बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन जाया। फिर जैसे ती है, ती रंगा, ती राहा, ती पाई, ती कोन, ती माही। फिर आपने दो बोला, दो रंगा, दुलती, दुनाली, दुराहा, दोपहरे, दो काल। देखिए तो सारे में क्या है, दो का दो के अर्थ में उपयोग हो रहा है, पहली बात।
और सारे उसके बाद में शब्द लिखे हुए हैं। वैसे ही का अर्थ है बुरा के शब्द, बुरा के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। कायर, का पुरुष, काजल। वैसे ही सा का सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकर्मक। यहाँ पे साधन आवधान होगा, साधन आवधान होगा। तो देखिए आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि जैसे का होता है तो क्या हम कभी अगर कायर आता है तो कभी हमें ऐसा तो कभी डाउट नहीं होगा ना कि का धन आ कर दे, का धन या कर दे। ऐसा अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप उसे भी समझने का प्रयास करिए कि क्यों हो रहा है भाई ऐसा। का एक विकारी, का एक अविकारी शब्द। अविकारी मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होगा। देखिए ये उपसर्ग क्योंकि इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा और इसका अर्थ नहीं होगा। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी। चिर, चिरकाल, चिरायु, चिरधन आयु, चिरधन यौवन, चिरधन परिचित, चिरधन स्थायी, चिरधन स्मरणीय, चिरधन प्रतीक्षित। वैसे ना का नकुल, नास्तिक, ना धन आस्तिक, न ग, ना धन ग, अग, है ना, ना धन पुस्तक, ना धन गण्य, ना धन इति, नीति, ना धन इति होगा, ना धन इति। वैसे ही बहु का बहु ज़्यादा के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। बहुमूल्य, बहुवचन, सारी चीज़ें जो भी हैं ये सारी संयोगी रूप से जुड़ रही हैं, आसानी से जुड़ रही हैं। इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है, ना तो संधि का नियम लग रहा है ना तो समास का, कुछ आसानी से जुड़ जा रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर आपको स्वयं के अर्थ में उपयोग किया जाता है। आप बीती, आप कड़ी, आप सुनी। नाना, नाना रूप, नाना जाति, नाना विकार। का, कपूत, कलंक, कठोर। का अर्थ अगर पहले जुड़ा हुआ तो बुरा के अर्थ में इसको उपयोग किया जाता है। का पूत क्या है? पूत क्या है? यह एक शब्द है, यह पुत्र। अब देखिए पुत्र, अब आप इसका अगर इसका लिंग चेंज करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? पुत्र का क्या लिंग होगा? पुत्री। आप अभी पुल्लिंग है, आपने क्या कर दिया? स्त्रीलिंग हो गया। तो जो इसका विकारी शब्द क्या होते हैं जिसका लिंग, वचन, काल और क्रिया के आधार पर परिवर्तन होता है वो होते हैं क्या? विकारी शब्द। और ये दो शब्द हो गया। फिर ऐसे ही कलंक, लंक, कठोर, कठोर, का धन ठोर। तो का भी एक उपसर्ग होता है। वैसे ही समधनतल, समधनदर से समधनकोण, ये सारे हो जाएंगे। समधन ग्र, समग्र, अग्र, समधन अग्र, समधन अग्र। तो इसके अभी हमारे हिंदी के भी उदाहरण हो गए। अब हम लोग कुछ विदेशी उदाहरण देखते हैं, विदेशी उपसर्ग देखते हैं जिसके उदाहरण। तो यहाँ पे कुछ आपको उर्दू दिखेंगे, यहाँ पे जो उर्दू, अरबी ये सारे दिखने वाले हैं। हो सकता है क्या पता इनका भी उदाहरण, इनका भी कुछ पूछ ले। तो देखिए बे का मतलब होता है रहित, रहित। बे का मतलब होता है, अगर इसका अर्थ किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है तो रहित के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेवजह, बेहया, बेहिसाब। वैसे दर का मे के संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा। दर असर, दर पार, दर खास, दर हकीकत, दरम्यान। तो देखिए यहाँ पे एकदम स्वतंत्र, मतलब ये संयोगी रूप से जोड़ रहे हैं। दर धन बार, दर धन खास, दर धन हकीकत। वैसे ही अगर बा का बोलेंगे, बा का सहित के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा। बा इज्जत, यहाँ से बरी हो जाओ तो बा इज्जत। बा मुलाय जा। देखिए पहले बा मुलाय जा करके का कोई सॉन्ग भी है, बा मुलाय जा करके। ये सब अरबी शब्द है। बा अदब, बाकायदा। आप यहीं भी बैठ जाइए, है ना। कम का अल्प, कम का जो होता है, जैसे हम लोग देखें कम चाहिए, पानी कम देना। अब आप इसको बोलें क्या यह लिंग, वचन, काल के आधार पर बदलेगा? नहीं बदलेगा। बदल के देख लीजिएगा। अगर आपको ये शब्द लग रहा हो तो बदलिए। क्या लिंग के वचन पर आप अगर कोई लड़का है उसको बोले पानी कम देना, और कोई लड़की है पानी कम देना, लड़की है राजा पानी कम देना, रानी पानी कम देना, वही शब्द आ रहे हैं, बदल ही नहीं रहे। अब अगर इसको क्या वचन के आधार पर बदलेंगे, कम का क्या होगा? वचन कभी बदलेगा? कम का कुछ ज़्यादा हो जाता है? कुछ नहीं होता। कम का वचन नहीं होता, वचन में नहीं बदलता ये। फिर अगर इसको काल में बदलेंगे तो काल का अगर अभी कम काम करो, कल कम काम करना, परसों अगर हम लोग पास्ट या फिर भूत
भूत वर्तमान में इसको बदलेंगे किसी शब्द के किसी वाक्य में, तो भी इसका अर्थ कुछ नहीं बदलता, यही रहता है। तो इसका अर्थ अल्प के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। कम अक्ल, कम उम्र, कम जोर, कम समझ, कम वक्त। देखिए स्वतंत्र प्रयोग हो रहा है संयोगी रूप से। वैसे ला का परे के संदर्भ में ला इलाज, ला वारिस, ला परवाह, ला परवाह। देखिए ला तो है, ला तो ठीक है, आपने बोला ला है एक उर्दू शब्द मान लीजिए, और मैंने बोल दिया परवाह, तो परवाह का तो अर्थ है, यह शब्द हो गया, लेकिन ये जो है यह हो जाएगा उपसर्ग, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ला पता का अर्थ है, ला का कोई अर्थ ही नहीं है। ला जवाब, ला जवाब। ऐसी ना है, ना का नहीं के संदर्भ में ना पसंद, ना काम, ना बालिग, ना जायज, ये ना लायक, ना राज, ना दान, सभी में देखिए दूसरा शब्द है पहला उपसर्ग। वैसी हर, प्रत्येक, हर दम, हर वक्त, हर रोज, हर हाल, हर मुकाम, हर घड़ी। खुश, खुश का श्रेष्ठ के संदर्भ में खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशबू, खुशखबरी, खुश मिसाज, खुश मिजाज। वैसे ही बद, बद का बुरा के संदर्भ में बदबू, बदबू, बू, बू क्या होता है, बू मतलब क्या, गंदे के संदर्भ, मतलब कि बोलते हैं कि बदबू आ रही है, वो किसी चीज़ की बू आ रही है, जलने की बू आ रही है, तो वह तो एक शब्द हो गया, एक शब्द हो गया। लेकिन बद जो है बद, बद, तो बद यह उपसर्ग है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, यह किसी के शब्द किसी भी लिंग वचन काल के आधार पर कभी परिवर्तित नहीं होगा। बद, बदमाश, बदमाश, बद मिजाज, बदनाम, बदकिस्मत। सर, सर का मुख्य प्रधान के संदर्भ में इसकी बात होगी, सरधन पंच, सरदार, सरताज, सरकार। अब थोड़ा सा बस और आपको देखना है क्या, बा का भी प्रयोग किया जाता है। बा का सहित के अर्थ में बखूबी, बतौर, बाधन तौर, बाधन शर्त, बाधन दौलत। बिला, बिला का बिना के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा, बिला कसूर, बिला वजह, बिला कानून। ये सारे हम लोग शब्द उपयोग नहीं करते क्योंकि विदेशी शब्द हैं, हम लोग कुछ ही शब्द उपयोग करेंगे ना। अगर कोई अरबी आएगा, कोई अगर फारसी आएगा, कोई उर्दू वाला बोलने वाला आएगा, तो ये सारी शब्दों का प्रयोग करेगा, लेकिन हम नहीं करते हैं, लेकिन पूछ सकता है वहाँ पे। बेस, बेस का अत्यधिक के संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा, बेस कीमती, बेस कीमत। नेक, नेक का भला के संदर्भ में तुम नेक इंसान हो। नेक राह, नेक नाम, नेक दिल, नेक नियत। देखिए जो दूसरा शब्द है वह कुछ ना कुछ अर्थ दे रहा है, जो पहला शब्द है वह अर्थ ही नहीं दे रहा है। पहला जो उपसर्ग है एन, एन का ठीक के संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा, एन वक्त, एन जगह, एन मौके। हम का संदर्भ, हम का होता है साथ के अर्थ में, हम राज, हम दम, हम वतन, हम सफ़र, हम दर्द। वैसी अल का निश्चित के संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा, अल गरज, अलविदा, अलबत्ता, अलबेता। अब ऐसे गैर देखें, गैर का तो गैर का रहित के, रहित या बोलते हैं तुम गैर हो, तो उसका मुख्यतः बोला जाए तो गैर या रहित भिन्न के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर वाजिब। वैसे हेड का प्रमुख के आधार पर इसका देखिए ये इंग्लिश वर्ड हो जाएगा ना, ये इंग्लिश शब्द हो जाएगा। हम विदेशी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी इंग्लिश भी आता है ना विदेशी में। हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय। अगर सोचिए हेड प्रमुख के संदर्भ में इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, तो हेड का मास्टर के साथ जुड़ा नया शब्द बनाया, ऑफिस के साथ जुड़ा नया शब्द बनाया। ऑफिस एक शब्द है लेकिन उसके साथ में जिसका कोई अर्थ नहीं है, हेड का कोई अर्थ रहता तो अगर जुड़ता तो एक ही बार अर्थ बनाता, ना कि दोबारा बनाता वो। देखिए जिसके साथ जुड़ रहा है अलग अलग चीज़ों के साथ, शब्दों के साथ, और अलग अलग अर्थ बना रहा है। अब देखिए हाफ का मतलब आधा, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। देखिए बहुत आसान से ही सारे। सब का उप के अर्थ में सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। फिर आप अगर को बोलेंगे, को सहित के अर्थ में, को का कोऑपरेटिव बोलते नहीं, कोऑपरेट करो तुम लोग, तो सहयोग करो, सहित के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या, को ऑपरेटिव, को ऑपरेशन, को एजुकेशन। तो ये चीज़ें हमने देखी क्या कि हमने सबसे ज़्यादा क्या कॉन्सेप्ट पे अगर हमने फोकस किया था, कॉन्सेप्ट को समझा था, तो हम यहाँ से 10,000 उदाहरण भी अगर यहाँ पे देखे रहते तो वो सारे हमसे आसानी से बन जाते। क्यों बन जाते? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया था।
तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग प्रत्यय देखने वाले हैं। क्या प्रत्यय देखेंगे, उस पर भी वही कॉन्सेप्ट पे ही फोकस रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस रहेगा, उसके बाद उसमें भी उदाहरण पे आएंगे, तो आपको मज़ा आएगा जैसे इसमें मज़ा आया। ना कि हम यहाँ पे रटे हैं, रटे हैं यहाँ पे 10,000 2,000, ऐसे मैं भी थंबनेल में डाल देता कि 5,000 उदाहरण रटिए। कैसे, क्यों रटाऊँ भाई 5,000 उदाहरण? आप कॉन्सेप्ट समझो ना, ज़िंदगी भर काम आएगा। रट के क्या है, रट के आप आज रटेंगे कल भूलेंगे, ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं किसी के साथ। दोस्तों कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, अब ये चीज़ें आपको बहुत सरल लग रही होंगी। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में प्रत्यय की बात करेंगे। चलिए बाय, टेक केयर।